अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर एनएफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के सेशन में हम समझने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि रोमांटिक एज होती क्या है, इसके क्या क्या कॉजेज़ थे, इसके बैकग्राउंड क्या था, कौन कौन सी चीज़ें इस पर इन्फ्लुएंस हुई थी, और इसके साथ साथ हम इसमें इसके करेक्टरिस्टिक भी देखेंगे कि रोमांटिक एज के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सब वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस है वो आप तक पहुंच जाए। तो आइए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं रोमांटिक एज के कॉजेज़ के साथ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको बैकग्राउंड बता दूं कि रोमांटिक एज का बैकग्राउंड है क्या, ये किस वजह से आई, क्यों रोमांटिक एज आई और कब आई। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंडल हिस्ट्री को हम देख लेते हैं कि रोमांटिक एज से पहले की जो एज थी, जिसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है, उस एज में क्या था कि उस एज में रीजंस थे। उस एज में जो थे वो रीजंस थे, और जो है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पैदा हो गई थी। मतलब उस दौर में क्या था कि ये अभी 18th सेंचुरी की बात चल रही है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा पीक पर आ गई थी। लोग जो थे वो अपने देहातों में से जो है वो शहरों की तरफ आ रहे थे। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप हो रही थी। उसके साथ साथ जो हैं वो रीजंस की तरफ लोग आ रहे थे। लोगों में से इमोशंस और ये सब चीज़ें जो थी वो ख़त्म होती जा रही थी। लोग जो हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे जो है वो दौड़ते जा रहे थे। उनमें से जितनी भी जो है इमोशंस थे और जो भी लव था वो सारा ख़त्म होता जा रहा था। वो चाहते थे बस यहाँ पर जो है हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग रीजंस के दौर पे चलें। तो ये सबसे बड़ा जो कॉज था ये था इसका रोमांटिक मूवमेंट का आना। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा जो है कॉज है इसका कि क्यों हुई थी रोमांटिक मूवमेंट, कि ये दोनों चीज़ें जो थी ये उस वक्त जो है न्यू क्लासिकल एज में जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो इसी के रिवॉल्ट में ये जो रोमांटिक मूवमेंट है, ये इसी की वजह से जो है ये रोमांटिक मूवमेंट आई। जब वहाँ उस दौर के जो पोएट्स थे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को नोट किया। उन्होंने कहा कि लोगों में से इमोशंस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल उनमें से इमोशंस ख़त्म होते जा रहे हैं। वो मतलब इंसान इंसान लग ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, रीजंस के पीछे जो है वो भाग रहे हैं। तो उनको जो है ये बात उन्होंने बहुत नोट की। उसी दौरान जो है इंग्लैंड के अंदर दो बहुत बड़ी जो है रेवोल्यूशंस आई, जिसमें फर्स्ट जो थी वो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन और सेकंड थी अमेरिकन रेवोल्यूशन, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा एज ऑफ रोमांटिसिज्म के ऊपर। फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली आपको पता होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, जो 1789 में रेवोल्यूशन आई फ्रांस के अंदर, किसके साथ? फॉल ऑफ बेस्टाइल के साथ। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी ये बेसिकली क्या थी कि इसमें जो था वो उन्होंने एरिस्टोक्रेटिक जितना भी रूल था उसको ख़त्म किया, और पावर जो था वो किसके पास आया? वो लोगों के पास आया, वर्किंग क्लास के पास आया। इसके तीन मेन मोटिव अगर आपको पता हो तो वो ये हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के: लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी। मतलब लोगों के पास इक्वलिटी हो, लोगों को इक्वलिटी मिले, लोग जो है आपस में इक्वल रहें, उनको फ्रीडम मिले, ठीक है। तो ये जो थी, और फर्टर्निटी हो, ये थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के तीन मेन मोटिव। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आगे जो है बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करेंगी रोमांटिक एज के अंदर। इसके साथ साथ सेकंड जो था वो था अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन भी जो था वो था वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे हम कह सकते हैं, जो कि ब्रिटेन के अगेंस्ट जो था अमेरिका ने उस वक्त वार ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी, जिसमें अमेरिका जो है वो जीत भी गया था। बेसिकली क्या था, उस टाइम ब्रिटेन जो था वो पूरे इंग्लैंड पर जो है वहाँ पर राज करता था, और उसके अंडर जो थी वो सब कुछ था, और अमेरिका भी उसके अंडर ही था। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। उन्होंने कहा कि हमें जो है अपना इंडिविजुअल, अपना मुल्क चाहिए जिसके अंदर हम अपने फ्रीडम के साथ हम रह सकें, और हमें इंडिविजुअलिटी हो, हमारे हर इंसान के पास इंडिविजुअल राइट्स हों। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो वार ऑफ 1775 से 1785 तक लड़ा गया, जिसमें अमेरिका जो था उससे जो है वो अमेरिका जीत गया, और इसके बाद जो है ये एक अलग मुल्क बना। और उसके बाद जो है उसके आइडियल्स जो आए सामने वो थे फ्रीडम और इंडिविजुअल राइट्स। तो ये आपने याद रखने हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के हैं, और फ्रीडम और इंडिविजुअल राइट्स जो हैं वो अमेरिकन रेवोल्यूशन के हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा
एज ऑफ रोमांटिसिज्म के ऊपर। ये तो थी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री के भाई सारे लोग जो थे वो इनह्यूमन बनते जा रहे थे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जो है वो भागते जा रहे थे, उनमें से इमोशंस ख़त्म हो गए थे, सिर्फ रीजंस ही रीजंस थे, कॉमन सेंसेस थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा उस दौर के जो हैं वो राइटर्स के ऊपर। इसमें सबसे बड़ा राइटर का जो नाम आता है वो है विलियम ब्लैक। अगर मैं बात करूँ विलियम ब्लैक की, विलियम वर्ड्सवर्थ की और एस.टी. कोलरिज की, तो ये उस टाइम के जो हैं बहुत बड़े जो हैं राइटर्स थे, जिनने जो है जिन्होंने ये सब कुछ नोटिस किया कि भाई हमारा जो भी माहौल है, जो भी लोग हैं हमारे, वो जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न्स के पीछे भाग रहे हैं, उनमें से इमोशन बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो यही बात थी, यही चीज़ थी जो कि इन्होंने नोट की। एस.टी. कोलरिज और वर्ड्सवर्थ का इसमें सबसे बड़ा नाम आता है, क्योंकि एस.टी. माना जाता है कि एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्स की जो एक पोएम, जो इसके एक वर्क है लिरिकल बैलेड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, उसकी वजह से जिस तरह वो पब्लिश हुआ, तो उसके साथ ही रोमांटिक एज की जो है वो शुरुआत होती है। तो ये सबसे बड़ा जो है वर्क माना जाता है रोमांटिक एज का। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रोमांटिसिज्म है क्या। असल में रोमांटिसिज्म क्या था। रोमांटिसिज्म जो है वो शुरुआत हुई थी उसकी 18th सेंचुरी के एंड से, क्योंकि 18th सेंचुरी में आपको बताया कि एज ऑफ रीजन्स थी, और 18th सेंचुरी के एंड में जो है रोमांटिसिज्म जो है वो बाकायदा एक मूवमेंट चली। ये एक मूवमेंट थी जो कि 18th सेंचुरी में जो है उसके एंड में जो है वो स्टार्ट हुई, और 19th सेंचुरी के बिगनिंग में जो है इसका ये टाइम पीरियड है रोमांटिसिज्म का। असल में रोमांटिसिज्म क्या है, बेसिकली ये एक मूवमेंट है, जो कि ये एक मूवमेंट है जो कि रिवोल्ट है अगेंस्ट द एज ऑफ रीजन्स। ये एज ऑफ रीजन्स जो है उसके अगेंस्ट जो है ये एक मूवमेंट लड़ी गई, जिसको एज ऑफ रोमांटिसिज्म हम कहते हैं। बेसिकली क्या था कि पहले के जो एज ऑफ रीजन्स के जो भी पोएट्स थे, जिस तरह ड्राइडन है, पोप है, आपको पता होगा कि ये जो दोनों थे, या जो भी इससे पहले के जो एज ऑफ रीजन्स के जितने भी पोएट्स थे या राइटर्स थे, वो क्या थे, वो उन्होंने जो है वो रोमांटिसिज्म को जो है बिल्कुल जो है उन्होंने रिजेक्ट किया इसके आइडियाज़ को। उसने कहा कि भाई रोमांटिसिज्म नहीं होना चाहिए, बल्कि उस टाइम कहा कि भाई एज ऑफ रीज़न होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि थिएटर्स भी पहले जो है बंद हो गए थे, पहले के जो रोमांटिसिज्म के पहले जो एजेस थी उसमें थिएटर्स भी बंद हो गए थे। मतलब उसमें उस वक्त ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट माहौल लगा पड़ा था पूरे उसका, पूरी जो उस वहाँ की जो इंग्लैंड के जो माहौल था वो सारा स्ट्रिक्ट लगा पड़ा था। उसमें कोई इमोशंस, कोई रोमांटिसिज्म बिल्कुल बाकी नहीं रहा था। तो जिस तरीके से ड्राइडन और पोप ने रोमांटिसिज्म के आइडियाज़ को रिजेक्ट किया, उस तरीके से अब इन टर्न जो है वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर जो है वो न्यू क्लासिकल प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया, और अपने जो हैं इमोशंस और जो है क्या से कहते हैं कि रीज़न, इमोशंस को और इमेजिनेशंस को, लव को, नेचर को जो है वो लेकर आए। बेसिकली वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का ये मानना था, और अदर राइटर्स को भी ये मानना था कि भाई लोगों में से जो ये ख़त्म होते जा रहे हैं, इमोशंस ख़त्म होते जा रहे हैं, तो हमें उनको जो है अवेयर करना चाहिए, उनके जो है इमोशंस को दोबारा जगाना चाहिए, उनमें इमोशंस लेके आना चाहिए, उनमें लव लेके आना चाहिए, उनमें जो स्पिरिट लेके आनी चाहिए, ताकि लोग जो है दोबारा से जो हैं वो इंजॉय कर सकें और अपनी ज़िंदगी जो है उसमें इमोशंस भी ला सकें। तो बेसिकली रोमांटिसिज्म क्या है कि एक मूवमेंट है जो कि जो है एज ऑफ रीजन्स के अगेंस्ट जो है वो लड़ी गई थी, चलाई गई थी, जो कि एक स्वीपिंग रिवोल्ट था। तो ये है एज ऑफ रोमांटिसिज्म। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि क्लासिक्स का क्या मानना था और रोमांटिक्स का क्या मानना था। अगर हम क्लासिक्स की बात करें तो क्लासिक्स का जो मेन मोटिव था वो था रीजंस और कॉमन सेंस। मतलब वो कहते थे रीजंस होने चाहिए हर चीज़ में, कॉमन सेंस होनी चाहिए, इस तरीके से जो है वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन रोमांटिक्स का क्या मानना था, वो कहते थे इमोशंस हों, इमेजिनेशंस हो, नेचर हो। तो अगर हम दूसरी बात करें तो क्लासिक्स जो थे उनका मानना था कि हमारी जो राइटिंग स्टाइल है जो वो रेस्टोरेंट राइटिंग स्टाइल हो, मतलब स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, जिसमें एक ऑर्डर होना चाहिए। और इसके अगर हम रोमांटिक्स की बात करें तो रोमांटिक आप देखेंगे कि रोमांटिक हर वर्क को आप देखेंगे तो वो फ्री ऑफ रेस्टोरेंट स्टाइल है, मतलब सिंपल है और जो है ईजी टू अंडरस्टैंड है। इसके अलावा क्लासिक्स कहते थे कि सब ऑर्डिनेट मैटर टू फॉर्म। इनका ये मानना था कि जो है जो इंडिविजुअल को छोड़कर जितना भी फोकस हो वो किसके ऊपर हो, पूरे के पूरे जो भी स्ट्रक्चर है, ओवरऑल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट के ऊपर जो है वो हो। लेकिन रोमांटिक्स क्या मानना था, वो कहते थे कि नहीं,
ऐसा नहीं है। सब ऑर्डिनेट फॉर्म टू मैटर, इस इनका मानना था कि जो फोकस है वो इंडिविजुअल के ऊपर होना चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए। इसके अलावा जो है क्लासिक्स ये कहते थे कि स्टैंड्स फॉर रेगुलेशंस एंड अथॉरिटीज़, और रोमांटिक्स कहते थे कि भाई ये स्टैंड करते थे इंडिविजुअलिटी के ऊपर, इनफॉर्मेलिटी के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर। मतलब रोमांटिक्स का ये मानना था कि हमें जो है फ्रीडम के साथ फ्रीली जो है अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हर इंसान के पास अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, लिखने की फ्रीडम होनी चाहिए, और वो जो जो उसके दिमाग में आता है वो लिखे, उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो कि उसने क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बस वो फ्रीली जो है उसके जो आता है दिमाग में वो लिखे। तो ये बेसिकली क्लासिक्स और रोमांटिक्स के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आगे चलें तो अब बात करते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स की। करेक्टरिस्टिक का मतलब है कि रोमांटिसिज्म एज के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है, किन किन चीज़ों को प्रेफरेंस दी गई थी, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले के जो रोमांटिक्स थे, रोमांटिक पोएट्स थे, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ, उनका ये मानना था कि लोगों में से जो है इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, तो उन्होंने उनमें इमोशन जो है लाने के लिए उन्होंने अपनी पोएट्रीज लिखी जिनमें उन्होंने इमोशंस को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दी, नेचर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। एज ऑफ रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज अगर हम बात करें तो ये कोई रोमांटिक जो है ये प्यार व्यार वाली नहीं है रोमांटिक, या हम कहें किसी लड़का लड़की के इसमें स्टोरीज़ हैं वगैरह हैं, नहीं, ये वो वाली नहीं है। ये रोमांटिसिज्म या एज ऑफ रोमांटिक का इसका मतलब है कि आप नेचर से प्यार करें। इसमें बेसिकली जो पहला जो इसमें काम है वो है नेचर का, आप नेचर से प्यार करें। जैसे हम बात करते हैं लव फॉर फ्रीडम, जिस तरह मैं आपको पहले आइडियल्स मैंने आपको बता चुकी हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन के, तो आपको बाकायदा याद रखना है कि उनके क्या आइडियल्स थे, उनका क्या फोकस था, क्योंकि अब वो बात जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। करेक्टरिस्टिक के अंदर सबसे पहले आता है लव फॉर फ्रीडम। लव फॉर फ्रीडम जो है ये आया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर, राइटर्स ने अपनी पोइट्रीज के अंदर, अपने वर्क्स के अंदर जो है वो ये कहा कि आपको जो है फ्रीडम से लव करनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ लव का मतलब है कि आपकी पोइट्री जो है वो आप फ्रीली अपनी पोइट्री लिखें। हर इंसान के पास अपनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो क्या लिखता है, वो क्या करता है, उसके पास इंडिविजुअली जो है उसके पास फ्रीडम, लिबर्टी होनी चाहिए। रोमांटिक पोएट्स जो थे उस टाइम के, उन्होंने जो है वो जो है इस जो चीज़ हैं, रीजंस हैं, इनको जो है और जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इनको जो है रिजेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं हमें जो है फ्रीडम मिलनी चाहिए। हर इंसान फ्री होना चाहिए कि उसे जो आता है समझ में, जो वो चाहता है वो उसे लिख सके बगैर एनी किसी रेस्ट्रिक्शन की। तो लव ऑफ फ्रीडम जो है वो सुपरनेचुरलिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा जो है एलिमेंट है रोमांटिसिज्म का। सुपरनेचुरलिज्म का क्या मतलब है कि ये सुपरनेचुरलिज्म जो है ये फर्स्ट टाइम जो है ये यूज़ किया गया पोएट्रीज़ के अंदर, रोमांटिक एज के अंदर, रोमांटिक पोएट्स ने। इससे पहले ये एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं था। तो सुपरनेचुरलिज्म जो है वो आया गया, वो लेकर आए, कौन लेकर आया? एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज को सुपरनेचुरलिज्म का जो है बहुत बड़ा जो है वो नाम इसमें माना जाता है। एस.टी. कोलरिज और स्कॉट, इन दोनों ने जो है वो इस एलिमेंट को अपनी पोएट्रीज़ के अंदर लेकर आए। सुपरनेचुरलिज्म का मतलब है कि बियॉन्ड द नेचुरल थिंग्स, बियॉन्ड मतलब कि आपकी जो आप जो सोच नहीं सकते, जो जिस तरह फैसिनेशन वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उसे हम कहते हैं सुपरनेचुरल एलिमेंट। तो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो रोमांटिसिज्म में आए, और इन्हें जो है एस.टी. कोलरिज जैसे लोगों ने जो है अपनी पोएट्रीज़ के अंदर जो है इन्होंने यूज़ किया। उसके अलावा जो है जिस तरह अगर हम बात करें एस.टी. कोलरिज की एक पोएम है कुबला खान, जो कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस सुपरनेचुरलिज्म का, क्योंकि इस कुबला खान के अंदर जो है उसके अंदर इस पोएम के अंदर ना क्या किया है इसने, एस.टी. कोलरिज ने, कि उसने एक ऑर्डिनरी, सबसे पहले क्या होता है कि उसकी एक पोएम में जो है वो ऑर्डिनरी चीज़ें नज़र आती हैं, आम सी चीज़ें, लैंडस्केप वगैरह नज़र आते हैं, लेकिन जिस तरह स्टोरी आगे बढ़ती जाती है तो चीज़ें जो है वो सुपरनेचुरलिज्म में जो है वो तब्दील होती जाती हैं। तो सुपरनेचुरलिज्म जो है वो एक बहुत बड़ी एलिमेंट है, कैरेक्टरिस्टिक है रोमांटिक एज का। अगली अगर हम बात करें तो फिर है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी जो है एक और फीचर है रोमांटिक पोएट्स का, जो कि बहुत बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सब्जेक्टिविटी जो पोएट्री है ये एक ऐसी पोएट्री होती है जिसके अंदर पोएट जो हैं वो अपने आप को जो है वो इसमें दिखाते हैं, मतलब अपनी इंस्पिरेशन जो है वो दिखाते हैं। इसका मतलब है कि पोएट्री तो लिखते हैं, अगर मैं सिंपल में आपको बताऊं सब्जेक्टिविटी क्या है, तो पोएट जो है वो पोएट्री तो लिखते हैं लेकिन उसके अंदर अपनी पर्सनल लाइफ को भी जो है टच देते हैं उसके अंदर, उससे हम कहते हैं सब्जेक्टिविटी। तो उसमें अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स जो हैं उस पोएट्री के अंदर जो है वो दिखाते हैं, तो उससे हम कहते
कहते हैं सब्जेक्टिविटी। तो सब्जेक्टिविटी जो है वो इसमें लाई गई। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो कीट की एक पोयम है ओड टू नाइट एंगल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसमें बेसिकली क्या है कि उसमें उसने जो है सब्जेक्टिविटी जो है उसने लाई है, सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट उसने यूज़ किया है इसके अंदर, और इस पूरी की पूरी पोयम के अंदर जो है उसने अपनी जो है अपनी पर्सनल जो है अपनी टच भी उसमें दिया गया है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं वैरायटी ऑफ मूड्स की, तो इंग्लिश रोमांटिक पोएट्री में हम देखेंगे तो हमें एंडलेस वैरायटी ऑफ पोएट्री मिलेगी। इसमें हमें बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ मिलेंगी, बहुत ज़्यादा मूड्स मिलेंगे। हर एक जो है डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स के अपने अपने जो हैं वो मूड्स मिलेंगे। तो अगर हम बात करें मूड्स की या वैराइटीज़ की, तो इसका मतलब क्या है कि आपको इसके अंदर आपको हर पोएट्री के अंदर हर पोएट के वर्क के अंदर आपको अलग अलग जो है मूड्स नज़र आएंगे। फ्रीडम के आएंगे, इसके अलावा जो है लिबर्टी के आएंगे, लव फॉर नेचर आएगा, इमोशंस आएंगी, फीलिंग्स आएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वैरायटी ऑफ मूड्स में आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे बड़ा एलिमेंट रोमांटिसिज्म का है सिंप्लिसिटी इन स्टाइल। सिंप्लिसिटी इन स्टाइल बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट है, कैरेक्टरिस्टिक है रोमांटिक एज का। इसका मतलब क्या है कि अपनी राइटिंग के अंदर सिंप्लिसिटी का लेकर आना। अगर हम पहले एज ऑफ रीज़न की बात करें तो एज ऑफ रीज़न में क्या था कि जितनी भी राइटिंग्स थी वो कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी, और जो है उसमें जो है बिल्कुल भी जो है ना वो लोगों के समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। वो हाई जो उनकी हाई लैंग्वेज होती थी, जो बिल्कुल उनकी हाई नॉलेज वाले बंदे होते थे वही समझ सकते थे। लेकिन जब वर्ड्सवर्थ आया और जो रोमांटिक एज आई, तो इन्होंने वर्ड्सवर्थ और जो कॉलरिज है उसकी एक उन्होंने अपनी एक जो है वो पब्लिश की, अपनी एक टेक्स्ट पब्लिश किया प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, जिसके अंदर उन्होंने इस बात पर मेन फोकस किया कि जो पोएट्री की जो लैंग्वेज होनी चाहिए इट शुड बी सिंपल एंड कंसाइज। सिंपल होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब हर इंसान की समझ में आनी चाहिए। अब सिंप्लिसिटी से मतलब क्या है कि लैंग्वेज क्या कौन सी होनी चाहिए, कॉमन टू मैन, और ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो आम लोग यूज़ करते हों, आम लोग जो है वो कन्वर्जेशन करते हों, जिससे क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें जो है जो बात समझ में आएगी तभी हम उसी से जो है हमें इंजॉयमेंट भी मिलेगी। लेकिन जब अगर हमें कोई बात समझ नहीं आएगी तो हम उस चीज़ से जो है वो इंजॉयमेंट हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मेन जो फोकस किया था वो सिंप्लिसिटी पर किया था कि जो भी हमारे पास अगर जो हमारी राइटिंग है उसकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर सिंपल होनी चाहिए और एवरीडे लैंग्वेज होनी चाहिए, और उसमें जो थीम यूज़ हो वो जो कॉमन पीपल है उनकी थीम यूज़ होनी चाहिए। क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, वो फ्री होती है, फ्री फ्रॉम ऑडिडिटीज़, वो ऑडिडिटीज़ से और डिस्कस्टिंग एस्पेक्ट से फ्री होती है, और उसे लिखने में और जो रीडर्स पढ़ते हैं उन्हें पढ़ने में जो है मज़ा आएगा। तो मेन फोकस जो था वो सिंप्लिसिटी का रोमांटिक एज से आया था। उससे पहले की जितनी भी लैंग्वेज थी वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी, उसमें कुछ भी सिंपल नहीं था। तो ये बहुत बड़ा जो है वो एलिमेंट है, कैरेक्टरिस्टिक है रोमांटिक एज का। ये तो थे इसके कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको समझाए। इसके अलावा अगर आगे मैं बात करूँ तो इस एज का सबसे बड़ा जो वर्क है वो है लिरिकल बैलेड, जो कि कोलैबोरेशन है वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज की। वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने रोमांटिसिज्म की बुनियाद रखी अपने वर्क प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड से। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इस एज का सबसे बड़ा वर्क माना जाता है जो इस एज में जो है वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज लेकर आए, जिसमें उन्होंने अपनी पोएटिक डिक्शन के बारे में बताया कि जो पोएट्री हो उसकी डिक्शन कैसी हो, सिंपल हो। इसके अलावा उन्होंने पोएट्स को बताया कि पोएट कौन होना चाहिए। पोएट वो होना चाहिए जो कि वो आम लोगों में से होना चाहिए, जो आम लोगों को समझे, जिसकी लैंग्वेज को समझे, जो लोग उसकी लैंग्वेज को समझें। तो उसने पोएट की बात की है, पोएट के रोल्स क्या हैं सोसाइटी में उसकी बात की है। इसके अलावा जो है पोएट्री कैसी होनी चाहिए, पोएट्री का क्या फॉर्म होना चाहिए, इसके बारे में जो है बताया गया है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में। तो ये जो है सबसे बड़ा जो वर्क माना जाता है रोमांटिक एज का, वो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड को माना जाता है।
तो ये था रोमांटिक एज का पूरा ओवरव्यू, जिसमें मैंने आपको बैकग्राउंड बताया है, इसके कॉजेज़ बताए हैं कि किस तरीके से रोमांटिक एज जो है वो आई है और क्यों आई है। इसके अलावा क्या-क्या, कौन-कौन से 2 मूवमेंट जिनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा पड़ता है रोमांटिक एज पर, उनके पोएट्स के ऊपर। और इसके अलावा जो मैंने आपको करैक्टरिस्टिक बताए हैं और रोमांटिसिज्म खुद क्या है, मैंने वो बताया, उसका सबसे बड़ा मेजर वर्क क्या है, मैंने वो आपको आज बताया है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो डेवलपमेंट ऑफ प्रोज, डेवलपमेंट ऑफ पोएट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल इन रोमांटिक एज जो है वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगी। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको वो और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो आगे की वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।